इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे अपन स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बहुत ही सिंपल सा, आसान सा और थ्योरेटिकल टॉपिक है। मेनली इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट इसका वही है, अपन क्या करेंगे, ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से अपन क्या करेंगे, सैंपल लिया, इस सैंपल से अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करके अपन पॉपुलेशन के जो पैरामीटर है उनको क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई क्या जो है वो पैरामीटर है, जैसे एक्सपेक्टेड मीन जो अपन ने कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद में हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह जो है यहाँ पर अब इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे। एक तो एस्टिमेशन किस तरीके से होता है कि इस पॉपुलेशन से जो वो अपन ये एस्टिमेशन किस तरीके से कर सकते हैं। ये एस्टिमेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पॉइंट एस्टिमेट होता है, पॉइंट एस्टिमेट मतलब कि हाइट जो जैसे 162 सेंटीमीटर होगी, या फिर अपन इंटरवल एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते वक्त कहते हैं ना अपन, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है कि भाई बता 20 ओवर के अंदर कितने रन बनेंगे, तो एक तो कह सकता है कि 182 रन बनेंगे, तो ये तो हो गया पॉइंट एस्टिमेट कि भाई 182 रन बनेंगे। या फिर कहते हैं कि भाई 5 के स्लॉट में बता दो, तो उसने कहा 180 से 185 के बीच बनेंगे, तो ये क्या हो गया, इंटरवल एस्टिमेट। ये सबसे पहला काम हुआ कि भाई एस्टिमेट जो वो किया। इस एस्टिमेट के बाद में सेकंड काम क्या होता है, फिर इस एस्टिमेट के हिसाब से अपन क्या करते हैं, हाइपोथेसिस सेट करते हैं। इसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, हाइपोथेसिस सेट करते हैं। अब हाइपोथेसिस जो वो कैसे सेट करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नॉर्मली जो चेक करते हैं वो अपन नल हाइपोथेसिस चेक करते हैं। नल हाइपोथेसिस जो वो क्या कहता है, नो डिफरेंस, कि भाई कोई भी डिफरेंस जो वो नहीं है। मतलब कि जो हमारा, जैसे मीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड मीन जो है वो किसके बराबर होगा, ऑब्जर्व्ड मीन के बराबर। मतलब कि अगर सारा कुछ कैलकुलेट करके जो मीन कैलकुलेट करेंगे वो, और जो अपन एक्सपेक्टेड किया है उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। जबकि अल्टरनेट के अंदर कहेंगे कि नहीं, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो अपन क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड मीन जो वो इक्वल नहीं है ऑब्जर्व मीन के। नॉर्मली अपन चेक कौन सा करेंगे, ये नल हाइपोथेसिस करेंगे। अब इसके अंदर कैसे चेक करेंगे, तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो वो तय कर लेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो वो तय कर लेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे, ये सर 5% जैसे अपन ने रख दिया। मतलब कि अगर इस एक्सपेक्टेड मीन के अंदर और इस ऑब्जर्व मीन के अंदर 5% तक का डिफरेंस आता है, मतलब एक्सपेक्टेड 100 था, ये अगर 105 या 95 तक का आता है ना, तो अपन कहते हैं कोई बात नहीं, इतना डिफरेंस चलेगा, अपन इसको जो सीरियस नहीं लेंगे कि डिफरेंस जो इनसिग्निफिकेंट है। क्लियर है। तो इसके हिसाब से अपन यूँ कह सकते हैं कि इसका एक जो वो एक्सेप्टेंस रीजन होगा, मतलब कि इतने में अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। 95 से लेके 105 के बीच में जो अपन इसको क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। वहीं पर अगर इसका वैल्यू जो है वो रिजेक्शन रीजन जो है वो अगर 95 से कम है या फिर 105 से ज़्यादा है, तो अपन इसको क्या कर देंगे, कहेंगे कि भाई डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट है और ये अपना नहीं चलेगा। अब ये चेक कैसे करेंगे, तो इसको जो चेक किया जाता है वो किसके हिसाब से किया जाता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैसे, वही जो जेड टेबल जो होती है ना, उसके हिसाब से अपन ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया इसका। अब जैसे 5% है, अब यहाँ पर टेस्ट जो होंगे वो दो तरीके के होंगे, टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट। टेल का कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मतलब है, टेल का मतलब है पूंछ। टू टेल मतलब कि दोनों साइड में, टू टेल है मतलब कि दोनों साइड में। अब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 2 टेल टेस्ट करोगे, तो इसका मतलब क्या है, 2.5% तो इस साइड में और 2.5% इस साइड में, ये आपका मीन हो गया। अब अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो इसके बीच में है,
तब तो अपन क्या कर देंगे कि ओके कोई दिक्कत नहीं है, नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे कि भाई ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर वैल्यू इस साइड में आ जाती है इस वाले पोर्शन में, तो अपन क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो ये क्या कहलाएगा, रिजेक्शन रीजन, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, रिजेक्शन रीजन। ठीक है, इसको अपन वन टेल टेस्ट भी अगर करना चाहे तो ये कर सकते हैं, अपन इसको बाद में पढ़ेंगे, एक बार जो इसको पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। वन टेल टेस्ट मतलब कि एक ही साइड की पहुंच जो उसकी स्टडी करेंगे। एक ही साइड का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा 5% जैसे इस साइड रख दिया, और बाकी का 95% इस साइड रख दिया, ये जैसे कि अपना मेन है। अब यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा रिजेक्शन रीजन, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसे लेफ्ट टेल्ड टेस्ट कहेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर है, तो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट जो वो कहेंगे। इसके बजाय अपन इसका जस्ट ऑपोजिट भी कर सकते हैं, कि अपन ये इस साइड में रख दे 5% रीजन, तो ये क्या हो जाएगा, राइट टेल्ड। एक बार यहाँ तक वापस देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो अपन यहाँ पर काम क्या करेंगे, सबसे पहला मेन काम करेंगे कि एस्टिमेट करेंगे, कि अपने पास जो डाटा होंगे उससे अपन एस्टिमेट करेंगे कि भाई क्या वैल्यू होनी चाहिए। फिर अपन चेक करेंगे कि जो अपना एस्टिमेट है क्या वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए अपन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो डिसाइड करेंगे। अपने को ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% ही रखो, और अगर थोड़ी कम चाहिए तो 5% रखो, और कम चाहिए तो अपन 10% रखेंगे। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब 99% कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहे हैं मतलब कि 95% कॉन्फिडेंस चाहिए, और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहे हैं मतलब 90% अपने को क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये जो है ये अपन चेक करेंगे। हाइपोथेसिस दो तरीके के हो सकते हैं, नल हाइपोथेसिस जो कहता है कि नो डिफरेंस, कि भाई अपनी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू है उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेटिव जो है वो इसका जस्ट ऑपोजिट है। इसको अपन चेक कर सकते हैं, और चेक कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी के जरिए करते हैं, कि भाई टू टेल टेस्ट है मतलब कि दोनों साइड के अंदर जो वो रहेगा, और वन टेल टेस्ट जो है उसके अंदर क्या रहेगा, एक साइड के अंदर रहेगा। लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड के अंदर हो सकता है। लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट टेल टेस्ट, और राइट साइड में तो राइट टेल टेस्ट जो वो कहेंगे। इसके अलावा यहाँ भी जो क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। एरर क्या हो सकता है, कि भाई एक्चुअल जो रिजल्ट थे वो ये थे, कि भाई नल हाइपोथेसिस जो वो क्या थी, ट्रू हो सकती है, या फिर नल हाइपोथेसिस जो क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। और अपना डिसीजन जो क्या हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। अब ट्रूथ ही अपन ने एक्सेप्ट कर दिया, अपन ने कहा कि सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई एरर वाली बात है नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये ट्रू थी और फिर भी अपन ने रिजेक्ट कर दिया, तो इसे अपन क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। या फिर फॉल्स थी और अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। या फिर नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और अपन ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बहुत छोटा सा पॉइंट है, और बाकी पूरा थियोरेटिकल ही है। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस किसे कहते हैं, इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स विच प्रोवाइड द मेथड एंड टेक्निक ऑफ टेकिंग इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेजेबल डिसीजन अंडर द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अपने को पता नहीं पॉपुलेशन के बारे में क्या है, एंड टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ दिस डिसीजन, और जो अपन ने डिसीजन लिए उसको चेक करते हैं कि क्या ये अपन जो डिसीजन ले रहे हैं, जो अपन जैसे पॉपुलेशन का मीन वगैरह जो पता कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्या वो सही है या नहीं, बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये जो है वो दोनों, ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये यहाँ पर इसको प्रोबेबिलिटी के साथ देखते हैं, ये 95%, ये 2.5%, ये 2.5%, इस तरीके से। टू डिफरेंट क्लास ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। एक तो सबसे पहले एस्टिमेट करना, और फिर पता करना कि क्या एस्टिमेट अपन ने किया वो सही किया या नहीं किया।
एस्टिमेशन के अंदर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई सिंपल और जो है वो हार्ड बात इसके अंदर है ही नहीं। Statistical estimate is concerned with the method by which the unknown population characteristics are estimated with the help of sample information। सैंपल की इंफॉर्मेशन है अपने पास और उससे अपन पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट कर रहे हैं। पॉइंट एस्टिमेट कर सकते हैं या इंटरवल एस्टिमेट कर सकते हैं। पॉइंट के अंदर क्या होगा, सिंगल वैल्यू एस्टिमेट होगा। ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट विद द एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबल एरर। अब एग्जैक्ट बताना कि 162 सेंटीमीटर होगा तो ये तो बहुत ही भारी काम होगा और इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसको जब भी बताया जाता है तो इसके साथ प्रोबेबल एरर बताया जाता है, जैसे 4 बता दिया तो मतलब वो अल्टीमेटली जो वो इंटरवल एस्टिमेट जैसा ही काम करेगा। इंटरवल एस्टिमेट क्या करता है, ये जैसे बताएगा 155 से 165 के बीच में होगा। डिसाइड विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल एंड स्टैंडर्ड एरर। लाइक 95% कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये 95% के लिए जो वो ये स्टैंडर्ड एरर, और 95 के लिए प्रोबेबिलिटी जो 1.96 जो है 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन पे 95% हो जाते हैं। तो जो आपका एक्स बार है उसमें से -95% जो है उतने की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और प्लस के 95% तक के लिए वैल्यू जो वो कैलकुलेट करनी है। मतलब क्या हुआ कि हमारा रिजल्ट जो वो इतने के बीच में आना चाहिए, इतने के बीच में। और यहाँ पर कितना होता है 1.96 और यहाँ पर कितना होता है 1.96। जेड के टेबल से जो अपन देखते हैं इसको। एस्टिमेटर क्या है, वही जो एस्टिमेट करवाने में मदद करता है। मेथड ऑफ एस्टिमेशन जो है वो एस्टिमेटर कहलाता है। इसको जो है एस्टिमेटर को यहाँ लिख दीजिएगा। एस्टिमेटर जो है वो टोपी बाज है, ये जो टोपी लगी होती है ना वो एस्टिमेटर है, और जो ये बिना टोपी वाला है वो एस्टिमेट है। एक अच्छा एस्टिमेटर जो है वो कौन है, जो एक तो अनबाइज्ड हो, जिसके अंदर बाइजनेस नहीं हो, वो है। दूसरा कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, इफ एन एस्टिमेटर अप्रोचेज द पैरामीटर जो भी है एस्टिमेटर क्लोजर एंड क्लोज एज सैंपल साइज इंक्रीजेज, एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ एस्टिमेट। समझिएगा, वो कह रहा है कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप सैंपल साइज जो क्या करोगे इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे अगर आप के रिजल्ट जो वो ज़्यादा एक्यूरेट होते जा रहे हैं और ज़्यादा जो अप्रोक्सीमेट जो है आपके वो ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन जो वो ज़्यादा अच्छा हो रहा है, या फिर यूँ कहें कि आपकी रिलायबिलिटी बढ़ रही है, भरोसा बढ़ रहा है, तो अपन उसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। ऐसा एस्टिमेटर जो जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़े वैसे वैसे जो भरोसा ज़्यादा करवा दे, बढ़ा दे, उसको अपन क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी कहेंगे। भाई ध्यान रखिएगा, तीनों नाम एक जैसे लगेंगे, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और सफिशिएंसी, लेकिन तीनों के में थोड़ा थोड़ा फर्क है। Efficiency is a measure of relative attributes of the large sample. It refers to the sampling variability of an estimator. ये क्या कहता है कि भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये रिलेटिव टर्म के अंदर बात कर रहा है कि भाई दो सैंपल है, यहाँ लिख दे, जैसे ये दो सैंपल है, ये सैंपल 1 है और ये सैंपल 2 है, ठीक है, ये सैंपल 2 है। इसमें अलग मेथड लगा है एस्टिमेटर का और इसमें अलग मेथड लगा है एस्टिमेटर का। इसका मान लीजिए स्टैंडर्ड एरर जो 5 आ रहा है और इसका स्टैंडर्ड एरर जो वो 10 आ रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट जो वो माना जाएगा। स्मॉलर वेरिएंस, जिसका वेरिएंस कम है वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कहेगा कि भाई 100 बताएगा तो ये क्या कहेगा कि वैल्यू 95 से 105 के बीच में होगी। ये 10 कह रहा है, इसका मतलब क्या, वैल्यू 90 से लेके 110 के बीच में, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है। सफिशिएंसी का मतलब क्या है, जिसके होने के बाद में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े, वो सफिशिएंट है। If convey as much information as it possible about the parameter which is contained in the sample, other estimator की जरूरत ना पड़े, तो उसे अपन क्या कहेंगे, सफिशिएंसी बताएंगे। मोस्ट लाइकली एस्टिमेटर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो दो मेथड से अपन पता कर सकते हैं कि जो मोस्ट लाइकलीहुड बताता है एस्टिमेटर कि भाई
बहुत ज़्यादा चांस है कि क्या वैल्यू होगा, तो वो अपन या तो लिस्ट स्क्वायर मेथड से पता कर सकते हैं या मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड से पता कर सकते हैं। सिर्फ नाम याद रखना, बाकी इसके अंदर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। अब इससे आगे जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे ना, तो वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो वो एक इंडक्टिव स्टेट्स की हिस्सा है। अब इंडक्टिव स्टेट्स क्या होता है? ए ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसर्न विद द taking sample from the large population and using that data to draw conclusion, make decision, forecast and predict future behavior। ये अपन क्या करते हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन है उसमें से एक सैंपल लिया, उसके हिसाब से अपन क्या करना चाह रहे हैं, एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ फोरकास्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए शराब पीने वालों की उम्र जो वो कम होती है, ये अपन जो वो जज करना चाहते हैं। तो अपन ने क्या किया, एक छोटा सैंपल लिया शराब पीने वालों का और उसके बाद में उनके ऊपर स्टडी की, और इस स्टडी के बेसिस पे अपन डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि भाई क्या ऐसा वाकई होता है या नहीं होता है। तो ये किसका हिस्सा है? इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन एन एजम्पशन दैट वी मेक अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि भाई क्या होगा, जैसे कि पॉपुलेशन का मीन जो वो 100 होगा। तो ये क्या है, एक तरीके का हाइपोथेसिस है। Statistical hypothesis is some assumption about the quantitative statement of population parameter which may be true or untrue and which is accepted or and rejected। या rejected लिख दीजिएगा। तो जिसे अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में कोई भी क्वांटिटी, जैसे ये मीन वगैरह कुछ भी ऐसा जो अपन तय करते हैं और फिर उसके बारे में पता करते हैं, तो ये सारा जो वो क्या कहलाएगा, हाइपोथेसिस कहलाएगा। प्रोसीजर लॉजिकल सोचोगे तो सीधी सीधी बातें क्या होगा, सबसे पहले अपन एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर अपन जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करेंगे, भाई अपने को कितना परसेंट कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे 95% कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख दो। 99% चाहिए तो मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख दो। फिर उसके बाद में पता करो कि किसके हिसाब से कौन से मेथड से टेस्ट करें, उस मेथड के हिसाब से टेस्ट जो वो लगाओ। फिर उस टेस्ट के हिसाब से जो आपका पता करो कि आंसर कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आ रहा है आंसर या रिजेक्शन के अंदर आ रहा है। अगर एक्सेप्टेंस में आ रहा है तो अपन नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और रिजेक्शन में आ रहा है तो रिजेक्ट करेंगे। और फिर उसके अंदर जो भी इसको कैलकुलेट करने के लिए क्रिटिकल रीजन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, नेसेसरी कंप्यूटेशन करेंगे, और फिर उसके बाद में लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन। तो सबसे पहले अपन हाइपोथेसिस तय की, फिर अपन सुटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब अगर डिफरेंस 5% से कम है तो चलेगा, इनसिग्निफिकेंट। अगर 5% से ज़्यादा है तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, एंड हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल टेस्ट। एक सुटेबल टेस्ट जो उसका क्राइटेरिया रखेंगे कि भाई ये जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सेम ही है वही जो अपन ने पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, वैसा वैसा जो वो ये यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक। जैसे 5% है तो 1.96 तक के लिए जो वो एरिया कवर होना चाहिए, इस हिसाब से इसका क्रिटिकल रीजन जो वो तय करेंगे। जैसे ये 45%, ये 45%, नहीं सॉरी 5% के लिए ये 47.5%, ये भी 47.5%, ये 2.5%, ये 2.5%, इस तरीके से। और उसके हिसाब से अगर एक्सेप्टेबल रीजन या नॉन एक्सेप्टेबल रीजन है, अगर वैल्यू एक्सेप्टेबल रीजन में आ रही है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर देंगे, अगर नॉन एक्सेप्टेबल में आ रही है, इधर आ रही है या इधर आ रही है तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर इस वाले एरिया में आ रही तो एक्सेप्ट कर देंगे। जो भी है नेसेसरी कंप्यूटेशन करके कंक्लूजन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पर ये जो चीज़ समझिएगा, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो वो थोड़े ज़्यादा है। आराम समझिएगा, कुछ भी नहीं है। देखो एक्चुअल सिचुएशन ये थी कि या तो नल हाइपोथेसिस ट्रू थी या नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और अपना डिसीजन भी था कि अपन ने उसको एक्सेप्ट किया, मतलब कि अपन ने सही माना है, करेक्ट डिसीजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, अगर ये ट्रू है, समझिएगा, अगर ये ट्रू है इसका मतलब इसका वैल्यू जो कहाँ होगी, इस वाले एरिया में। ठीक है, इस एरिया को जो क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस एरिया या कॉन्फिडेंस लेवल जो कहा जाता है। इस हिसाब से इसको क्या नाम जो क्या दिया जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल दिया जाता है। यहीं पर देखो ये वाला एरिया जो कौन सा, रिजेक्शन वाला, ठीक है, या फिर
जैसे अपन कहते हैं सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो है वो वाला एरिया है, ये रिजेक्शन वाला। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर ये ट्रू था कि भाई हाइपोथेसिस तो सही थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अपने कुछ जो है कैलकुलेशन टेस्ट वगैरह गलत किए या कुछ न कुछ जो गड़बड़ की और अपन ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, टाइप 1 एरर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के जरिए। जैसे अपन कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल जो है, क्यों, क्योंकि ये अपन ने क्या किया, वैल्यू यहाँ थी लेकिन अपन ने इसको क्या किया, सिग्निफिकेंस वाले में डाल के अपन ने इसको क्या कर दिया, जो है वो कैंसिल कर दिया। इसे क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स रिस्क। प्रोड्यूसर्स रिस्क ये क्यों कहा जाता है, ध्यान समझिएगा। जैसे अपन सामान बेच रहे थे, ये सेलर है, ये सामान बेच रहा था और ये बायर है। इसने बेचारे ने जो सामान बेचा, वो सामान जो था वो एकदम सही था, गुड्स जो थे वो ओके थे, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसने क्या किया, नालायक ने सही से चेक नहीं किया और इसने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या था, सही था, ट्रू था, लेकिन इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये किसको नुकसान होगा, इस जो बनाने वाला है, प्रोड्यूसर है या सेलर है, उसको नुकसान होगा। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स रिस्क। इसके जस्ट ऑपोजिट, अब एक्चुअल में तो क्या थी, नल हाइपोथेसिस जो थी वो झूठी थी, मतलब कि गलत थी। लेकिन अपन ने कहा कि ठीक है, अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन की उसके हिसाब से अपन ने सही निकला, सही आ गया अपने हिसाब से, जबकि एक्चुअल में तो ये गलत थी। तो ये क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर कहलाएगा, टाइप 2 रिस्क या टाइप 2 एरर। जैसे बीटा से जो, इसे अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बीटा से किया जाता है, इससे जो क्या कहते हैं, कंज्यूमर रिस्क। अब जैसे इसका जस्ट सेकंड एग्जांपल, इसने कुछ सामान बेचा, गुड्स भेजा, जो कि क्या थे, खराब थे, ठीक है। इस वाले बेचारे को क्या करना चाहिए था, इनको रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन इस बेवकूफ़ ने देखा नहीं और इसने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इसने जैसे ही सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा, खराब गुड्स जो वो क्या करेगा, ये लेके जाएगा। तो ये किसको नुकसान है, कंज्यूमर को नुकसान है। तो इसे टाइप 2 रिस्क को जो कंज्यूमर रिस्क भी कहा जाता है। ये गलत था और गलत ही हमने बताया, मतलब कि हमारी कैलकुलेशन में के हिसाब से भी अपन ने इसको गलत ही बताया। तो ये क्या है, डिसीजन जो करेक्ट है, इसे क्या कहा जाता है, 1 - बीटा। ये जो है क्या है, 1 - बीटा, ये ध्यान रखिएगा। टाइप 1 एरर जो उसको अपन अल्फा कहते हैं, टाइप 2 एरर जो उसको अपन क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल जो है क्या है, कब आएगा, जब 1 - अल्फा होगा। और यहाँ पर जो पावर ऑफ टेस्ट कब आएगा, जब 1 - बीटा होगा। उस केस के अंदर ये ध्यान रखिएगा, इसे पावर ऑफ टेस्ट कहेंगे। समझ आ रही बात भाई, दो चीजें, या तो ये ट्रू था और अपन ने एक्सेप्ट किया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। ये ट्रू था, अपन ने रिजेक्ट कर दिया, जैसे अपन क्या कहेंगे, टाइप 1 एरर। तो एक में से टाइप 1 एरर कर दें, अगर हटा दें तो अपन कहेंगे भाई ट्रू होगा, वो फिर सेलेक्ट ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो ये क्या कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। फॉल्स वाले केस के अंदर बात करें तो फॉल्स था लेकिन एक्सेप्ट कर दिया, तो ये क्या है, टाइप 2 रिस्क है। तो फॉल्स के सेलेक्ट होने का चांस हटा दो, एक में से फॉल्स के सेलेक्ट होने का चांस हटा दो, तो ये क्या आ जाएगा, पावर ऑफ टेस्ट आ जाएगा और करेक्ट डिसीजन जो वो यहाँ पर। पावर ऑफ टेस्ट का मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग वन टाइप ऑफ एरर कैन ओनली बी रिड्यूस इफ वी हैव विलिंग टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग द अदर टाइप ऑफ एरर। अब समझिएगा, जैसे कि दो सिचुएशन हो सकती है, अपन या तो क्या करें, एक्चुअल में जो है वो गिल्टी है ये, ठीक है, या ये नॉट गिल्टी है। गिल्टी था, उसको जेल भेजा, तो बिल्कुल सही है, और अपन ने इसको क्या कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये क्या है, गलत डिसीजन है। गिल्टी नहीं था, फिर भी जो वो जेल भेज दिया, तो ये क्या है, डिसीजन जो गलत है, या फिर यूँ कहते हैं कि अपन एरर है। नॉट गिल्टी था और उसको बाइज्जत बरी कर दिया, बिल्कुल सही निर्णय। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, अगर हम कानून ये बनाए कि भाई कोई भी गिल्टी जो है वो नहीं छूटना चाहिए,
अगर हम ये कानून बनाएं कि कोई अगर आदमी जो है वो गिल्टी है तो जेल जाए ही जाए, तो उसके लिए अपने को क्या करने पड़ेंगे, कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे कि भाई गिल्टी जो वो किसी हालत में नहीं चूके। तो अपन क्या करेंगे, ज़्यादा जेल भेजने के चांसेस, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जेल भेजा जाए। ठीक है, तो उस केस के अंदर गिल्टी के बाइज्जत बरी होने के चांसेस तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन कोई नॉन गिल्टी वो भी फंस जाएगा, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। समझ आ रही बात। इसकी जस्ट ऑपोजिट के अंदर अगर हम ये चाहें कि भाई कुछ भी हो लेकिन कोई नॉन गिल्टी जो हो जेल नहीं जाए, नॉन गिल्टी जो हो, कोई मासूम जो हो जेल ना जाए, अगर अपन ये चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई मासूम जेल नहीं जाए मतलब कि नॉट गिल्टी है तो वो बाइज्जत बरी ही होना चाहिए। तो अपन क्या चाहेंगे कि इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। इसको कम करेंगे तो कोई मासूम जेल नहीं जाए, तो अपने को क्या करने पड़ेंगे, कानून जो क्या करना पड़ेगा, लचीला बनाना पड़ेगा। और कानून लचीला बनाएंगे तो कोई गिल्टी होगा वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर समझ पा रहे हो बात, कानून को अगर कड़क बनाएंगे तो भी सिचुएशन जो एरर होने के चांसेस बढ़ेंगे, और कानून को बहुत ज़्यादा लचीला बनाएंगे तो भी एरर होने के चांसेस बढ़ेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों एरर होने के चांसेस जो अपन क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली चेक कर रहे हैं कि भाई ये जो है इसको और इसको दोनों को साथ में कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कड़क बना दिए तो इस वाले एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा लचीले बना दिए तो इस वाले एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली साथ ही साथ हैं। तो अगर अपन चाहते हैं कि भाई टाइप 1 एरर जो कम हो, तो उस केस के अंदर टाइप 2 एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर टाइप 2 एरर को कम करना चाहते हैं तो टाइप 1 एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर ये तो समस्या वाली बात हो गई, फिर क्या करें। तो इसमें कहा गया कि भाई हम यहाँ पर क्या मानते हैं, इट इज़ मोर डेंजरस टू एक्सेप्ट ए फॉल्स हाइपोथेसिस। अगर कोई फॉल्स हाइपोथेसिस थी, जो हाइपोथेसिस जो थी वो गलत थी और अपन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हाइपोथेसिस जो थी वो क्या थी, फॉल्स थी, और अपन ने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया, मतलब कि ये टाइप 2 एरर वाला हो गया। तो उसे अपन क्या करते हैं, ज़्यादा जो है वो डेंजरस मानते हैं। क्लियर है कि भाई ये जो है ये ज़्यादा डेंजरस है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना। अब ये जो है ये क्या है, अपन मानते हैं कि भाई ज़्यादा जो है वो रिस्की है। अब क्या करते हैं अपन, वी कीप द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर एट ए सर्टेन लेवल। और इस कारण जो अपन क्या करते हैं, टाइप 1 वाली एरर जो है ना, इसकी एक लिमिट तय कर देते हैं कि भाई ये जैसे 3% हो, 2% हो, 1% हो, 5% हो, इसका जो अपन क्या कर देते हैं, लेवल तय कर देते हैं। उसके हिसाब से अपने आप जो है इसका क्या होगा, लेवल तय हो जाएगा। और फिर जो है अपन क्या करेंगे, कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर क्वेश्चन पूछे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसके हिसाब से तय होता है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टाइप 1 एरर के हिसाब से तय होगा कि हम टाइप 1 एरर जो वो कितना रखना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, कॉम्पनसेटिंग है। दोनों साथ जो है वो कम नहीं हो सकते, या दोनों साथ जो वो बढ़ नहीं सकते। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा जो क्या होगा, कम होगा, और एक जो है वो कम होगा तो दूसरा जो बढ़ेगा। ये इसी तरीके से इनका काम चलता है। तो अपन क्या करते हैं, टाइप 1 एरर के लिए अपन एक लेवल तय कर देते हैं कि भाई इतने तक का टाइप 1 एरर होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उसके हिसाब से जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके हिसाब से ही अपन जो वो रिजेक्शन रीजन वगैरह, रिजेक्शन रीजन, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन वगैरह, जो टेस्ट वगैरह सारे के सारे करते हैं। और जिनको जो है इस एरर को जो टाइप 1 वाले एरर को जो अपन क्या करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बार वापस लाइन पढ़ लीजिएगा, वी कीप द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर एट अ सर्टेन लेवल कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आल्सो नोन एज द साइज ऑफ रिजेक्शन रीजन। ये सिग्निफिकेंस का जो होगा, जैसे ये 5% है तो ये 2.5%, और ये 2.5% ये रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। और इसी के हिसाब से जो क्रिटिकल रीजन जो है वो भी आएगा, सिंपली सॉरी कॉन्फिडेंस रीजन जो वो भी आएगा, और ये जो है वो क्रिटिकल रीजन के हिसाब से आएगा। ट्रेडिशनली जो इसे अपन अल्फा वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं टाइप 1 एरर को। ये जो है वो टू टेल टेस्ट है, और सब में 5% एज्यूम करके बनाए गए, ड्रॉ किए गए ना। तो 5% है मतलब कि 0.025 इधर है, 0.025 इधर है, दोनों मिला के 5% है। बाकी 47.5% और 47.5% एक्सेप्टेंस रीजन। अगर
वैल्यू इनके बीच में आ रही है तो अपन एक्सेप्ट करेंगे, वैल्यू यहाँ या यहाँ आएगी तो अपन क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और ये एरिया यहाँ तक कितना होगा, म्यू प्लस 1.96, म्यू माइनस 1.96, तो म्यू माइनस 1.96 से लेके म्यू प्लस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का या स्टैंडर्ड एरर तक का है, तो अपन उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है 1% है तो इसका 5% जो वो ये पूरा का पूरा यहाँ होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, देखो यहाँ पर 1.96 है 5% के लिए, लेकिन वन टेल टेस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, 1.645 होगा। आगे जो लिस्ट भी मैंने दे रखी है ये वाली, और यहाँ पर पेज खाली इसीलिए छोड़ा है कि ये वाली आपको याद करनी है क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर सर ये इसका एरिया कम क्यों हो जाता है, कम इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये जो है इधर देखोगे तो ये जो ढाई होता है तो कहाँ होता, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये वाला एरिया जो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे एरिया क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इस वजह से टू टेल टेस्ट जो है ये 2.5% का जो एरिया है और एक साइड में 5% का एरिया वो अलग होगा। तो अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है तो म्यू माइनस 1.645 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, इससे वैल्यू ज़्यादा हो तो ये पूरा का पूरा इससे आगे जो एक्सेप्टेंस रीजन है कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन म्यू माइनस 1.645 स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर कम आ गई वैल्यू तो उस केस के अंदर अपना जो वो रिजेक्ट करेंगे। वहीं पर अगर राइट हैंड टेस्ट है तो उस केस के अंदर क्या होगा, म्यू प्लस 1.645 स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर वैल्यू ज़्यादा आ गई तो अपन रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पर जो साइन ऑफ एच ए जो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए लिखते हैं और एच जीरो वो जो नल हाइपोथेसिस के लिए लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस में अपन इक्वल मानते हैं और अल्टरनेटिव में अपन इक्वल नहीं मानते हैं। तो ये इक्वल नहीं है, टू टेल टेस्ट है, 10% पे, 5% पे और 1% पे। 5% पे 1.96 है, राइट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 2.58 की जगह 2.33 हो जाएगा, ये 1.645 हो जाएगा और ये 1.282 हो जाएगा। और लेफ्ट टेल के अंदर 2.33, ये तो वैल्यू लेफ्ट और राइट के अंदर दोनों सेम ही रहेगी, बस लेफ्ट के अंदर जो इस साइड के अंदर है तो ये माइनस वाले एरिया में है और राइट वाले में ये इस साइड के अंदर है तो ये प्लस वाले के अंदर वैल्यू रहेगी। नल हाइपोथेसिस जो वो क्या कहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस कैसे होगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू, कि जो पॉपुलेशन का मीन है और जो अपन हाइपोथेसिस मीन किया है वो बराबर है। और अल्टरनेटिव में अपन कहेंगे कि नहीं ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है तो ज़्यादा है या ये कम है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, या फिर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना मतलब क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। क्योंकि यहाँ नो डिफरेंस कह रहे हैं मतलब कि ये जो कह रहा है कि डिफरेंस है वो वाली बात खत्म हो रही है। क्लियर है, एक बार इसको फटाफट वापस से क्विक जो है वो रिविजन कर लेते हैं। देखो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है, कहते हैं कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ नॉलेजेबल और इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेते हैं, उसके बाद में अपन चेक करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से कि सही है या नहीं है। दो काम करते हैं, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन जो है वो एस्टिमेट करते हैं अपन जो भी अपने पास सैंपल है उसके हिसाब से पॉपुलेशन के पैरामीटर, जो कि पॉइंट एस्टिमेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू और इंटरवल कर सकते हैं कि 165 से 175 या इस तरीके का। एस्टिमेटर जो मेथड है वो एस्टिमेटर हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर जो क्या होगा, अनबाइस्ड होगा। कंसिस्टेंसी होगा, कंसिस्टेंसी क्या कहेगा कि जैसे जैसे सैंपल साइज जो वो अपन बढ़ाएंगे, एस्टिमेटर जो है वो अप्रोचेज पैरामीटर क्लोजर है, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है वो क्या होगा, अपने जो एस्टिमेट है वो उस पॉपुलेशन के एस्टिमेट के नज़दीक आते जाएंगे। और एफिशिएंसी जो क्या कहेगा, जिसका स्टैंडर्ड एरर जितना कम है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट माना जाएगा, स्मॉलर वेरिएंस उतना ही एफिशिएंस होगा। सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि उसके बाद में किसी और अदर एस्टिमेटर की ज़रूरत नहीं पड़े, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। मोस्ट लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के दो मेथड है, नाम याद रखिएगा, लिस्ट स्क्वायर और मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। उसके बाद में इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स जो वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच जिससे अपन क्या करते हैं, सैंपल से अपन लार्जर पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता करके डिसीजन वगैरह लेते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है जो अपन क्या करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में करते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर
सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो वो तय करते हैं, उसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल लेवल जो तय कर लेते हैं, फिर जो क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन वगैरह होते हैं नेसेसरी कैलकुलेशन करके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। पावर ऑफ टेस्ट है, इसके अंदर ध्यान ये रखिएगा कि टाइप 1 जो है उसका एक सर्टेन लेवल तय करते हैं और उसके हिसाब से अपन तय करते हैं कि कितना है। बाकी ज़्यादा रिस्क जो टाइप 2 है। टू टेल टेस्ट दोनों साइड में होगा, वन टेल में लेफ्ट साइड में हो सकता है, राइट साइड के अंदर हो सकता है, और ये वाली वैल्यू जो वो आपको याद रखनी है। इसी वजह से नोट्स के अंदर ये जगह खाली रखी है, यहाँ पर इनको क्या करना है, एक बार यहाँ पर लिखना है खुद से, फिर वापस बिना देखे दूसरी बार लिखना है, फिर वापस देख के यहाँ पर तीसरी बार जो वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद में नल हाइपोथेसिस, नो डिफरेंस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब कि डिफरेंस है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो भेज दीजिएगा। इसमें जो है वो क्विक इसी वजह से रखें ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे से जो इनको वापस 2-3 बार नोट्स को देखो और उनको याद करो। क्लियर है? बाकी डाउट आए तो व्हाट्सएप पे जो भेज दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी।